वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी वुड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। प्रोबेबिलिटी हमारा फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिस बार एग्ज़ाम में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ना आए। तो हमें इसको पक्का करके ही जाना है। इसमें बहुत कुछ नहीं होता है और कुछ टर्म्स होते हैं, उससे हमें एंगल निकालना होता है या एंगल हमें दिया होता है या हमें हाइट निकालनी होती है या हमें डिस्टेंस निकालनी होती है। यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपने जब एनसीईआरटी को देखा होगा तो वहाँ पे आपने ये मीनार बनी हुई देखी होगी इस तरह से, और वहाँ पे ये लाइन ऑफ साइट लिखा देखा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन देखा होगा, और एक ये ऐसा आदमी खड़ा है और इस टाइप से एक फिगर बना होगा। एक फिगर बना है बिल्डिंग पर, एक लड़की है जो कि नीचे जो कि फुटबॉल है उसको देख रही है। तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ है। तो और लाइन ऑफ साइट, तो हम लोग समझेंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो सबसे पहला केस है ये वाला। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये जो आदमी खड़ा हुआ है, जब वो किसी दूरी से खड़े होकर किसी भी ऊंचाई पर देखता है, जब उसका सिर ऊपर की तरफ होता है और किसी टॉप पे रखी हुई चीज़ को देखता है, जैसे कि आपके आसपास किसी भी फ़ोन का टावर लगा हुआ है या कोई ऊंची बिल्डिंग है या किसी ऊंचे पेड़ को देखना, ऊंची चीज़ को देखना, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, तब ये लाइन ऑफ साइट आई से लेकर ऊपर के जो टॉप होता है उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ से आँखों से इस टॉप को देखना ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। ऐसे ही इस नीचे वाले केस में भी, जब हम किसी ऊपर से किसी अपने बालकनी से या फिर किसी हेलीकॉप्टर से या फिर किसी ऐसी जगह से जहां हम ऊंचाई पर हों, या पेड़ से नीचे की तरफ देखना या फिर हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ देखना या फिर बिल्डिंग पर खड़े होकर अपनी बालकनी से नीचे की तरफ देखना, किसी ऑब्जेक्ट को देखना, तो जब ये आइज से ऑब्जेक्ट तक की दूरी जो होती है वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तो दोनों केस में लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल में आप ये देख सकते हैं कि जो पैरों से इस बिल्डिंग का जो मीनार है वो पॉइंट और पैरों का पॉइंट जो सेम है, जो ये डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल है। ऐसे ही यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, लेकिन इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं। जो आँख से हमने एक खींच दिया ऐसे इसके पैरेलल, तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा हो गया। अब यही हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा तब आएगा जब हम नीचे से ऊपर की चीज़ों को देखेंगे। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल से जो भी एंगल बनेगा, जो भी थीटा एंगल या जो भी एंगल होगा, जो एक्स एंगल जो भी बोलो, वो जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल से जो भी एंगल बनेगा तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट, ये तीन ही इस टर्म इसमें इस्तेमाल होंगे, इसके अलावा कोई टर्म इस्तेमाल नहीं होगा। सीधा और सीधा हम लोग
एग्ज़ाम्पल की तरफ जाएंगे और जो भी एग्ज़ाम्पल मुझे समझ में आता है कि ये आपको समझ में आना चाहिए, करना है, तो हम लोग सबसे पहले एक ईजी सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 1, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है और वो एक पॉइंट से, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है हमारा, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का जो फुट है वहाँ से 15 मीटर अवे है ये जो पॉइंट है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है हमेशा जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये हो गया टॉप ऑफ द टावर, इज 60, angle of the elevation of the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60, find the height of the tower। अब ये 60 दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है और हमें इस टावर की हाइट निकालनी है h, ये हमें फाइंड करनी है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से ये दिमाग लगाओ कि हम लोगों ने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी, जिसमें ये था हमारा साइन थीटा के बराबर और ये था हमारा कॉस थीटा के बराबर और ये था हमारा टेन थीटा के बराबर। तो उसमें यही तो था भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस हो गया। तो हमें दो चीज़ें पता हैं तो तीसरी हम निकाल लेंगे इजीली। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जो है हमारे अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस, या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, बी सी अपॉन ए बी, तो ये बी सी अपॉन ए बी हो गया। तो टेन थीटा, टेन 60 हो गया, इज इक्वल्स टू बी सी कितना है एच अपॉन ए बी कितना है 15। तो टेन 60 हमारा कितना होता है √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 15। तो एच इक्वल्स टू हो गया 15√3। समझ में आ गया मीटर में। एग्जाम्पल नंबर 4, तो क्या दिया हुआ इसमें, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड में पॉइंट P है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग
एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये इस तरह से इसमें बनी हुई है। अच्छा है, ठीक है, ये खिड़कियां लगी हुई हैं इस तरह से, बना लेना खिड़कियां भाई, खिड़की दरवाजे जो इच्छा करे बनाओ, ठीक है। ये 10 मीटर टॉल है, मतलब 10 मीटर ऊंची इमारत, ठीक है। The angle of elevation of the top of the 10 मीटर tall building is 30, और ये जो बिल्डिंग है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30। A flag is hoisted at the top of the building, एक जो बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ये एक फ्लैग लगाया है बिल्डिंग के टॉप पे, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, जो फ्लैग स्टाफ है ये जो डंडा, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पी से यहां तक का, वो 45 है। तो ये एंगल कितना है 45। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये जो बिल्डिंग से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डी मान ली मैंने, डी, ये हमें पता करनी है ना। और ये जो फ्लैग है इसकी हाइट h मान लो, ठीक है, ये हमें पता करनी है, ये दोनों चीज़ें हमें पता करनी है। तो क्या करना पड़ेगा भैया, कुछ है इसमें, क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखो पहले तो इस वाले एंगल में हमें 30 दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और एंगल दिया हुआ है, डिस्टेंस पता करनी है, हो जाएगा, टेन थीटा लगा दो। सबसे पहले देखो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे हर चीज़ को यहाँ पे लिखोगे कि ये फिगर बनाओगे और इस फिगर में पूरा डिफाइन करोगे कि यहाँ पे क्या है, एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो लिखा हुआ है लैंग्वेज में वो सब यहाँ पे लिखोगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट शुरू हो जाओगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक P और इसको पॉइंट दे दो यहाँ पे, जैसे इसमें फिगर में दिया वैसे ही सब या सब करो ये चीज़, P A यहाँ पे दिया हुआ है और B इसको दिया हुआ है ना, और D इसको दिया हुआ है। अपने हिसाब से कोई सा भी कर सकते हो, जैसे मैंने वहाँ ऊपर कुछ और ले लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया तो ऐसे बना लिया, आप भी कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ये कोई ज़रूरी नहीं ये रट के जाओ यहाँ से, तो ये कोई भी बना सकते हो। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, टेन थीटा इक्वल्स टू बी ए अपॉन पी ए, ठीक है, ए बी अपॉन पी ए, तो ए बी अपॉन पी ए 1030 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 10 अपॉन पी ए कितना है डी, अभी डी हमें फाइंड करना है, तो 1030 कितना है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन डी, तो डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्रॉस लगा दो यहाँ पे 10√3 मीटर, ठीक है। क्यों मीटर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी मीटर में दिया हुआ था और हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए यूनिट में, तो ये भी मीटर में आएगा। समझ में आ गया। तो अब हमें इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। ये
डिस्टेंस पता लग गई, ये डिस्टेंस इसके लिए जितनी थी इस बिल्डिंग के लिए उतनी ही इस फ्लैग के लिए भी हो गई डिस्टेंस। लेकिन जो हाइट हमारी है अब h + 10 हो गई और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 45, क्योंकि पहले 30 जो था ना वो इस पॉइंट के लिए था और अगर हम इस पॉइंट के लिए देखेंगे तो 45 एंगल हो गया। ठीक है, तो 45 एंगल और हाइट यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो अब फिर से tan थीटा लगा दो। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू AD अपॉन PA। तो tan 45 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू AD कितना है हमारा, AD है AB प्लस BD अपॉन PA। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 + h अपॉन PA कितना है हमारा, PA हमने फाइंड कर लिया था, D हमारा 10√3 है और 1045 कितना है, 1045 1 होता है। सॉल्व कर लो इसको, 10 + h इक्वल्स टू 10√3। तो h इज इक्वल्स टू 10√3 माइनस 10, 10 कॉमन ले लो, 10√3 माइनस 1। तो हाइट कितना आ गया हमारा 10√3 माइनस 1। अगर वहाँ पे एग्ज़ाम में पेपर में √3 का वैल्यू दिया हुआ हो तो उसको वहाँ पे पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पे भी आंसर अगर आप रखते हो तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है तो इसको पुट करके ही फिर हमें निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पुट नहीं करोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, और अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो भी अगर यहाँ पे ऐसे छोड़ देते तो पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, रूट की वैल्यू अगर दी हुई है तो हमें पुट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर कर लेते हैं या फिर 6 कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन के बहुत सारे हो गए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के भी देख लेते हैं। ठीक है, 6 एग्जाम्पल नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, चलो, the angle of depression of the top and the bottom of 8 meter tall building। ठीक है, अब क्या है इसमें, एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ से ऐसे समझो ये बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर tall building from the top of multi-storied building at 30 and 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो ये बोल रहा है कि ये बिल्डिंग है, ये 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग से ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है कुछ डिस्टेंस पे, ये भी बिल्डिंग है। ठीक है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वहाँ से इसके टॉप से अगर हम इसके टॉप और बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसके टॉप से 30 है और इसके बॉटम पे 45 है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो हमें इस पूरी बिल्डिंग की जो है हाइट बतानी है एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, और इन दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो हो जाएगा भाई, ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये जो हमारा ये और ये पैरेलल है, तो ये अगर पैरेलल है तो यहाँ से ये जो एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी क्या पता है, हमें ये 10 ये पता है
और ये 30 एंगल पता है, ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, ये केवल 8 मीटर हाइट इसकी पता है। ये 10 लिख दिया मैंने, ये 8 है यहाँ, क्योंकि हम ये इसको 8 मीटर को यहाँ से अगर इसको इसके पैरेलल खींचेंगे लाइन तो ये भी 8 ही रह जाएगा यहाँ तक। 8 तो यहाँ तक हो गया और बाकी जो है h ये ऊपर हो गया, तो ये टोटल जो हाइट इसकी h + 8 हो जाएगी। तो अभी ये h फाइंड करना है, ये d फाइंड करना है। तो हम इसमें लगाएंगे 10 30 यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम दे देते हैं हम लोग कोई, इस बिल्डिंग का नाम है A और B, और ये पॉइंट हमारा हो गया C या P पॉइंट हो गया, ये P, और ये हो गया B C और D। तो हमें इन अ ट्राइंगल PCB in a triangle PCB tan 30 degree is equals to PC upon BC। सही है? PC अपॉन BC। तो PC हमारा दिया हुआ है H, और tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन BC कितना है D, इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग ये 45 में लगाएंगे। ठीक है, इन अ ट्राइंगल PAD, ठीक है, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू PD अपॉन AD। ठीक है, यहाँ BC और AD बराबर है, ये डिस्टेंस जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी। तो tan 45 कितना होता है 1 इक्वल्स टू PD कितना है हमारा, PD होगा PC प्लस CD अपॉन AD कितना है D। तो PC प्लस CD कितना हो जाता है H + 8, ओके, अपॉन D, और ये हमारा 1 हो गया। तो D इज इक्वल्स टू हो गया H + 8। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ऑफ वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 इसमें पुट कर देंगे। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन D कितना है H + 8। तो H फाइंड कर लेंगे हम लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H + 8 इक्वल्स टू √3H। तो H को हम लोग इधर ले आएंगे और 8 को उधर भेज देंगे, या इसको H को वहाँ भेज दो, तो हो जाएगा √3H - H इक्वल्स टू 8। ठीक है, यही आएगा। तो H को कॉमन ले लिया हम लोगों ने यहाँ, √3 - 1 इक्वल्स टू 8। तो H इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 - 1। तो यहाँ पे H हमारा आ गया 8 अपॉन √3 - 1। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि √3 जो है ना नीचे नहीं हम रखते हैं, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो H इक्वल्स टू, ये करना कोई
ख़राब नहीं है, ये आंसर ठीक है, बट क्या है ना कि अगर मार्क्स अच्छे कटने नहीं है तो हमें इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो 8/√3 - 1 को हम रेशनलाइज अगर करेंगे तो इसका जो अपोजिट होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड ऊपर नीचे, तो इसका हो गया √3 - 1 है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 + 1 से ऊपर नीचे, ठीक है। तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये यहाँ पे a² - v² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² = √3 + 1, ये हम लोग कर लेते हैं अपॉन ये a² मतलब √3 का स्क्वायर = 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आ गया 8√3 + 1 अपॉन 2, तो आ गया 4√3 + 1। ये हमारा हाइट आ गई, ठीक है। हाइट कितनी आ गई? 4√3 + 1। तो अब हम h को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है? d = h + 8, तो d ही हमें निकालना है, तो d = h + 8, तो h हमारा कितना है? 4√3 + 1 + 8, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया मैंने, 4 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 4√3 + 1 + 2, तो ये हो गया 4√3 + 3, ठीक है। तो हाइट हमारा बिल्डिंग का जो हाइट आएगा, तो ये तो हमारा आ गया d की वैल्यू और h का वैल्यू, तो अभी टोटल जो हमारा हाइट है वो है h + 8, ठीक है। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज, क्या हो जाएगी? PD इज PD, तो PD = h + 8, और h क्या है हमारा? 4√3 + 1 + 8, तो 4 कॉमन ले लिया, और √3 + 1 + 2, तो 4√3 + 3 मीटर। तो ये इसमें आपने ध्यान दिया हो तो हम लोगों ने जहाँ पे ये डिस्टेंस निकाला था और ये जो हमारा हाइट निकला इसका बिल्डिंग का, वो दोनों सेम आया है। क्यों आया है सेम? क्योंकि यहाँ पे जो हमने एंगल लगाया था 1045, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम 1045, जो हमारा अगर ये 90 है ना, तो ये भी 45 है और ये भी 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो ये 45, ये 45, ये 90, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो ये प्रूफ भी हो गया और हमारा आ गया। तो हम यहाँ से भी इसको बता सकते थे कि अगर हाइट हमारी इतनी निकल के आ रही है तो हम यहीं से बोल सकते, तो हाइट और हमारी डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी, और जो कि इसका आंसर ये आ गया हमारा। तो इसको ये ईजिली हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन करना कोई कठिन चीज़ नहीं है ना। तो नेक्स्ट अब हमारा जो है ना क्वेश्चन सारे इसमें एक्सरसाइज में लगभग सभी हो गए हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन थे सभी हो गए हैं। अब इसमें एक्सरसाइज 9.1 जो है उसमें लगभग 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन 16 क्वेश्चन में जो अच्छे 5 क्वेश्चन होंगे उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, और उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन की एक PDF भी आपको इसमें दे दूंगा। जो NCERT में अगर आप वो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे, वो अगर आप 10 क्वेश्चन जो है अगर अच्छे से करते हैं, है ना, और उनके सारे सभी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, तो आपसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।